बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका सेकंड चैप्टर, जिसका आज हम चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और असरात, रीज़न्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर पाक स्टडीज़ पढ़ाने का सिलसिला जारी है और हम एक नए टॉपिक पर रोज़ाना बात करते हैं और आपके कमेंट्स और इसकी शेयरिंग और बाकी सारी चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं। यकीनन आप सब के लिए ये तमाम के तमाम लेक्चर्स इंतहाई मुफीद साबित हो रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं उस लेक्चर की तफसीलात में जाने से पहले और बुक के ऊपर हेडिंग्स लिखवाने का सिलसिला और शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करवाने का सिलसिला और MCQs बताने का सिलसिला शुरू करने से पहले आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि आप इब्तिदा में 2-1 मिनट की एक स्टोरी पहले सुन लें और उस स्टोरी के ज़रिए एक स्केच आपके जहन में बैठ जाएगा, जिससे आज का लॉन्ग क्वेश्चन समझना, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक हिस्से को कहा जाता था मशरक़ी पाकिस्तान और एक हिस्से को कहा जाता था मगरबी पाकिस्तान। जिसमें हम रहते हैं ये था वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान जिसको मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था, अब वो बांग्लादेश के नाम पर एक अलग मुल्क बन चुका है। और सवाल ये है कि वो मशरक़ी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान बनाते वक्त उसको पाकिस्तान का हिस्सा समझा गया, बनाया गया, तो फिर वो एक इंतहाई अहम मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान हमसे अलहदा कैसे हो गया। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसकी कुछ बेसिक रीज़न्स हैं और कुछ और बहुत ज़्यादा उन बेसिक रीज़न्स के अलावा भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो हमसे अलहदा हुआ। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक स्टोरी की सूरत में। हुआ ये था कि 1971 में पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया। ये 2 टुकड़े क्यों किया गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और वो ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहले 1970 में जनरल इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात हुए। जब वो आम इंतखाबात हुए, उन आम इंतखाबात में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सामने आईं जिन्होंने ज़्यादा सीटें विन की। उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अवामी लीग और एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी। अब वो जो अवामी लीग थी उसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान और जो पीपल्स पार्टी थी उसके हेड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मामला ये हुआ कि इलेक्शन हो गए। जब इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शंस में अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें विन की और 169 में से 167 सीटें विन कर ली। इधर वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी और इसने 144 सीट्स में से 88 सीट्स विन की। अब मामला ये हुआ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीट्स ज़्यादा विन की हुई थी। अगरचे आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप यही कहेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स ज़्यादा हैं, लिहाजा मुल्क का वज़ीर आज़म उसे बनना चाहिए, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये वाली डिमांड करने का कोई हक नहीं था। दुरुस्त बात भी यही है, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैंने ज़्यादा सीटें विन की हैं। उधर से मुजीबुर रहमान ने भी यही दावा किया कि मैंने ज़्यादा सीटें विन की हैं, लिहाजा मुल्क की हुकूमत मेरे पास होनी चाहिए। इधर जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जो मुल्क के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे, प्रेसिडेंट बन चुके थे, जिन्हें जनरल याह्या खान कहते हैं, वो भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कोई फ़ैसला करवाने में नाकाम हो गए। जब नाकाम हो गए तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि फिर उसका एंड सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पर हुआ। आज के लेक्चर में हम वो तमाम तर इख्तलाफात जानेंगे और वो तमाम तर वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर ये इतना ख़तरनाक, इतना अंदोहनाक और इतना अजीबो गरीब इंसिडेंट पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ कि जिससे पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। हम वो तमाम वाक़यात भी जानेंगे और प्लस हम उसके जो इम्पैक्ट पड़े वो भी आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब लिखें, या इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लॉन्ग होगा रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो सबसे पहले आपने बुक की पहली लाइन पर, जहां ये टॉपिक शुरू हो रहा है, उसकी पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है पसे मंज़र, और इंग्लिश वाले बच्चों ने लिखनी है बैकग्राउंड। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस बैकग्राउंड में 1.5 लाइन लिखी हुई है और उसके अंदर सिर्फ इतनी बात लिखी है कि 1970 में इलेक्शंस हुए। इसको आप अंडरलाइन कर लें। पाकिस्तान की तारीख़ में 1970 में पहले इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने ज़्यादा सीट्स विन की और वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीट्स विन की। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब आप जब सेकंड लाइन में आएंगे तो वहाँ पर आपने एक मेन हेडिंग लिखनी है, जहाँ पर आपको ये लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, इक़्तिदार की हवस, लस्ट ऑफ पावर इंग्लिश में। वहाँ पर आपने एक मेन हेडिंग देनी है अलहदगी की वजूहात, कि भाई वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, और ये वो वजूहात हैं जो उस वक्त रूनुमा हुई थी जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था। याद रख लें, ये अलहदगी कोई एक आध दिन में नहीं हुई है। इस अलहदगी का प्रोसेस तो आप यूँ समझ लें उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना था। वो वजूहात क्या थी वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहले वजूहात कॉजेज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉजेज़ फॉर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये वो हैं जो 1971 में और आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1970 सामने आई थी। तो जब हम ये लिखेंगे तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अलहदगी की वजूहात, कॉजेज़ फॉर सेपरेशन, ये आपने एक सेकंड जो लाइन है आपकी बुक की, उसके सेंटेंस जहाँ पर इक़्तिदार की हवस है, वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है पहला, इक़्तिदार की हवस, लस्ट ऑफ पावर। इसमें आपने यहाँ पर तो आपके सामने एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, मगर आपने इसको एक लफ्ज़ नहीं समझना बल्कि इसकी प्रॉपर एक हेडिंग बनानी है, और हेडिंग बना के आगे इसके अंदर खुद से आपने एक सेंटेंस लिखना है कि जब इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन हो जाने के बाद मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के जो हेड्स थे उनके अंदर इक़्तिदार का लालच पैदा हो गया, और वो इक़्तिदार का लालच सेपरेशन की वजह बना, पाकिस्तान को दो टुकड़े करने की बुनियादी वजह बना। ये एक सेंटेंस। फिर आप देखेंगे दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है सियासतदानों की लड़ाई, सियासतदानों की लड़ाई, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, चपकेलश लड़ाई। यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे, ये दूसरे लफ्ज़ को आपने एक हेडिंग बना देना है, सियासतदानों की लड़ाई, कि जब इलेक्शन हो गए तो इलेक्शनों के बाद जहाँ पर सियासतदानों के अंदर इक़्तिदार हासिल करने का हवस था, लालच था कि हमने इक़्तिदार हासिल करना है, वहाँ ये बात सिर्फ हवस तक नहीं थी बल्कि तमाम तर सियासतदानों के अंदर आपस में लड़ाई हो रही थी। और इतनी लड़ाई हो रही थी कि अगर कोई कुव्वत जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान को आपस में यूनाइट करने के लिए काम भी कर रही थी, तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स
आपस में मुलाकात करने के लिए भी एग्री नहीं थे। ये जुमला भी आपने इसके अंदर खुद ऐड करना है। उसके बाद आपने तीसरे सेंटेंस पर जहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर आपने एक हेडिंग और बना देनी है, जनरल याहिया खान का किरदार। आप किताब अपने सामने रखें तो आपको साथ साथ लिखी हुई तरतीब के साथ चीजें नजर आ जाएंगी, और जो एक एक लफ्ज लिखा हुआ है आपने इसको एक एक लफ्ज नहीं रहने देना, बल्कि इसकी आपने हेडिंग्स बनाते जाना है। अगली जो हेडिंग बन रही है वो जनरल याहिया खान का किरदार, और जनरल याहिया खान का इस सारे प्रोसेस में एक इंतहाई नेगेटिव रोल था, और वो ये था कि अब देखिए 1970 में जनरल याहिया खान ने इलेक्शन करवाए। इलेक्शन करवाने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। अब जनरल याहिया खान का फौरी काम ये बनता था कि वो या अवामी लीग को इक़्तिदार दे देता, जो कि उसका राइट था, या फिर पीपल्स पार्टी को दे देता ताकि मुल्क के अंदर आगे हुकूमत चलती। लेकिन उसने बड़ा नेगेटिव रोल ये प्ले किया कि खुद ही वो इक़्तिदार के साथ चिमटा रहा और मुल्क का सदर बन के बैठा रहा और तमाशा देखता रहा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहें, और उसने इन दोनों को यूनाइट करवाने और अगली बड़ी बात ये कि खुद विदड्रॉ करके किसी को सीट पर पहुंचाने में कोई रोल प्ले न किया, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ। तो ये जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर ये 3 इजाफी हेडिंग्स बन गई। उसके बाद आप अगले जब पैराग्राफ पर आते हैं तो जहां पर आपके सामने किताब पर मौजूद है, जहां पर यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को अपनी आज़ादी के दिन ही से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, ठीक है, वेरियस प्रॉब्लम्स वर फेसिंग बाय पाकिस्तान। तो यहां पर आपने हेडिंग लिखनी है, अगला पॉइंट, ज़मीनी राब्ते का ना होना, लैक ऑफ लैंड रिलेशनशिप, लैक ऑफ लैंड रिलेशनशिप। अगली वजह यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान आपस में लैंड कनेक्शन नहीं था। मसलन जैसे हम यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, पंजाब के साथ सिंध की ज़मीन मिली हुई है, सिंध के साथ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के साथ केपी के, ये आपस में लैंड, यानी हम बाय रोड चारों सूबों में जा सकते हैं, लेकिन आप बाय रोड ईस्ट पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए कि इधर पाकिस्तान है, दरमियान में इंडिया है, सी है, और उस दूसरी तरफ जाकर ईस्ट पाकिस्तान आता था। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 800 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का फासला था। या आप वहाँ बाई एयर जा सकते थे या आप बाय सी जा सकते थे, लैंड रिलेशनशिप नहीं था। वो जो एक लैंड साफ जाहिर है, दो आपके घर करीब करीब हों उनके दरमियान मोहब्बत, और एक आपके दूर रहने वाले हों तो उनके दरमियान मोहब्बत। यहाँ पर आप रिश्तेदारों की मिसाल भी ले लेते हैं, एक वो रिश्तेदार जो आप ही के सिटी में रहते हैं और एक वो रिश्तेदार जो दूर रहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है जितना आना जाना, जितनी मोहब्बत, जितनी कुर्बत आपके करीब वाले रिश्तेदारों के साथ होती है उतनी दूर वालों के साथ नहीं रहती, मुमकिन नहीं हो पाती आना जाना मसाइल। तो आप यूँ ही समझिए कि वो ज़मीनी राब्ता न होने की वजह से वो दिलों का भी राब्ता नहीं था, दिलों में भी वो कुर्बत एक दूसरे के लिए नहीं थी, जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी में इस पॉइंट ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। जहां इक़्तिदार की हवस ने रोल प्ले किया, जहां सियासतदानों की लड़ाई ने रोल प्ले किया, जहां जनरल याहिया खान की नेगेटिविटी ने रोल प्ले किया, वहां ज़मीनी राब्ते का करीब होना और ज़मीनी राब्ते का ना होना इसने भी रोल प्ले किया। उसके बाद आप अगले ही सेंटेंस में अपनी बुक पर देखेंगे कि जहां पर यह लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, सेकंड पैराग्राफ के दूसरी लाइन में जहां लिखा हुआ है कि दूसरा ये कि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल था जबकि मशरकी पाकिस्तान 1 सूबे। तो यहाँ पर भी आप हेडिंग लिखेंगे जोग्राफियाई तकसीम, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जियोग्राफिकल डिवीजन। अब यहाँ पर अगली बात आ रही है वो 1 यूनिट वाली, जो पिछले लेक्चर्स में भी गुजर चुकी है कि एक तरफ 1 सूबा था और एक तरफ 4 सूबे थे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो जियोग्राफिकली डिवीजन थी और इक्वालिटी नहीं थी ज़मीनी एतबार से, इस पॉइंट ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया अलहदगी में। अगले सेंटेंस पर आप लिखेंगे ज़ुबानों का मुख्तलिफ होना, डिफरेंट लैंग्वेजेस,
डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आप देखिए कि वो अगरचे पाकिस्तान था लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती थी बंगाली, जबकि इधर दूसरे हिस्से में बोली जाती थी उर्दू। तो ज़ुबानें भी मुख्तलिफ थीं, एरिया भी मुख्तलिफ था, और फिर ज़मीनी राब्ता भी ना था, जो एक अलहदगी का सबब बना। और इससे भी बढ़कर लास्ट सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस पर, तर्ज ज़िंदगी का मुख्तलिफ होना, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। अजीज़ तलबा और तालिबात, उनका और हमारा ज़िंदगी गुजारने का तर्ज भी, ज़िंदगी गुजारने का अंदाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तो याद रख लें, जब इतनी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हों तो फिर ये बात बड़ी वाज़े होती है कि सोच खुद ब खुद इतनी चीज़ों के डिफरेंट हो जाने की वजह से सोच भी डिफरेंट हो जाती। जब सोच डिफरेंट हो, ज़मीनी राब्ते भी ना हो, ज़ाहिर भी कुर्बत में ना हो, तो बातिन खुद ब खुद कुर्बत में नहीं रहता। ये वो बेसिक एलिमेंट थे जो उस वक्त सामने आए जिस वक्त इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद की जो वजूहात हैं वो ये हैं जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आप पस मंज़र के अंदर ये सारी कॉजेज़ लिख लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपकी बुक का थर्ड पैराग्राफ बनता है, उस पर आपने हेडिंग लिखनी है जहां लिखा हुआ जब जनरल याह्या खान ने 1969 में हुकूमत संभाली। तो यहां पर आपने अजीज़ तलबा और तालिबात हेडिंग लिखनी है आम इंतखाबात का ऐलान। अजीज़ तलबा और तालिबात, 1969 में अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हुई और जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार संभाल लिया। तो उस वक्त उसने एक लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर बनाया, यानी मुल्क में इलेक्शन करवाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और बनाने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि मुल्क में इलेक्शन होंगे। और अजीज़ तलबा और तालिबात, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQs है कि पहले आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 में मुनाकिद हुए। जब आपने ये अंडरलाइन कर लिया तो नेक्स्ट सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे इंतखाबात के नताइज। जब इलेक्शन हो गए तो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें विन की किसने? अवामी लीग ने। वेस्ट पाकिस्तान में किसने की? पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने सीट्स विन की। यहाँ सीट्स लिखी हुई नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि 169 में से 167 और 144 में से 88, यानी अवामी लीग ने 167 सीट्स विन की और पीपल्स पार्टी ने 88 सीट्स विन की। जब ये नताइज सामने आ गए तो अब साफ जाहिर है जो अवामी लीग थी उसने डिमांड की कि हुकूमत हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमने ज़्यादा सीट्स विन की हैं। लेकिन इधर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं, इक़्तिदार मुझे मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इक़्तिदार मुझे मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए। और क्या हालात पैदा हुए? अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए और अवामी लीग को उनके राइट के मुताबिक हुकूमत न मिली तो ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, स्कूल्स का बायकॉट शुरू हो गया, अदालतों का बायकॉट शुरू हो गया, जलसे होना शुरू हो गए, मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, एहतजाज होना शुरू हो गए। लोग वहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान का कोई एक बंदा भी नज़र आता तो उसको मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया, ब्लड शेड आम हो गया, खून रेजी बहने लगी और मुल्क के हालात अजीब व गरीब हो गए। और ऊपर जनरल याह्या खान ये सारा मंजर देखते हुए भी इक़्तिदार की मुंतकली को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो रहा और उसको डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो रहा, और वो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है। जब उधर सिविल नाफरमानी की, ईस्ट पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई तो जनरल टिक्का खान, आर्मी के एक बहुत बड़े जनरल थे, उनको पूरी आर्मी के साथ और एक फौजी दस्ते के साथ ईस्ट पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हो गए थे कि वहाँ पर लोगों को कत्ल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, एहतजाज हो रहे थे, हर चीज़ का बायकॉट हो रहा था, हुकूमती पॉलिसीज़ को मानने से इनकार किया जा रहा था, बिल जलाए जा रहे थे। इस सारी सिचुएशन के अंदर हालात को कंट्रोल करने के लिए जनरल टिक्का खान को भेजा गया कि तुम जाओ और वहाँ जाकर हालात कंट्रोल करो।
वो जनरल टिक्का खान गए वहाँ, हालात को कंट्रोल करने की बजाय वहाँ की अवाम मज़ीद अग्रेसिव हो गई कि एक तो इंतखाबात के नताइज आ जाने के बाद हमें हमारा राइट नहीं दे रहे, और अगला जुल्म ये कर रहे हैं कि जनाब ऊपर से आर्मी मुसल्लत कर दी हमारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस सिचुएशन में जनरल टिक्का खान भी नाकाम हुए। और इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पर आप लिखेंगे हिंदुस्तान की हिमायत, कॉपरेशन ऑफ इंडिया। अब अगला जुल्म ये हुआ कि वहाँ की अवाम ने जनरल टिक्का खान को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसका मुकाबला किया, और ऊपर से इंडिया ने भी अंदर खाते ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करना शुरू कर दी, असलहा पहुंचाना शुरू कर दिया। और ईस्ट पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी एग्रेसिव थे, उन्हें असलहा भी मिलने लगा, उन्हें माल भी मिलने लगा, उन्हें फैसिलिटीज़ मिलने लगी। तो वो जो लड़ाई और जंग की कैफियत थी वो मज़ीद ताकतवर हो गई, और वहाँ पर हालात ये हो गए कि जब हिंदुस्तान की भी हिमायत हो गई तो अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे झंडा लहराना, होइस्टेड द फ्लैग। अब जब जनरल टिक्का खान आ गया और उसने रोकने की कोशिश की तो अवाम अग्रेसिव हुई, तो जनरल जो थे शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के हेड थे, उन्होंने 23 मार्च 1971 को अपने घर के ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद ये एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। जब उन्होंने अपने घर के ऊपर बांग्लादेश का झंडा लहराया तो अजीज़ तलबा व तालिबात, फौज ने और इदारों ने शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब जब जेल में बंद किया तो अवाम कंट्रोल होने की बजाय मज़ीद अग्रेसिव हो गई कि इतना पॉपुलर लीडर है उनका कि 169 में से 167 सीटें विन की हुई हैं, और उसके लीडर को जब जेल में डाला तो अवाम बेटे उसकी सपोर्ट में मज़ीद निकल आई। उधर से इंडिया की एक दहशतगर्द तंजीम थी, अंडरलाइन कर लें, MCQs है, जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला तो अवाम मज़ीद अग्रेसिव हुए, कत्ल गारत गरी, खून रेजी आम हो गई। इस सिचुएशन में वो जो मुक्ति बानी के दहशतगर्द लोग थे, वो जो टेररिस्ट तंजीम थी, जैसे तालिबान हैं, जैसे आइसिस हैं, दाइश, इस तरह वो भी एक दहशतगर्द तंजीम थी मुक्ति बानी। उसने समझ लें दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, धमाके शुरू कर दिए, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, और मुल्क के अंदर एक अजीब खून रेजी हर तरफ आम हो गई। जब खून रेजी का ये मंजर हुआ तो इस सिचुएशन में अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे मुसलमानों की हिजरत। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको जहाँ लिखा हुआ है हज़ारों की तादाद में मशरकी पाकिस्तानियों ने भारत की तरफ हिजरत शुरू कर दी। ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे मुसलमानों की हिजरत। अब जब ये खून रेजी का सिलसिला रुक नहीं पा रहा, मुक्ति बानी भी अपना नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, तो इस सिचुएशन में बहुत सारे वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उन्होंने देखा कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो तो मकसद पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपस में खून रेजी शुरू हो गई है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे पाकिस्तानी बेटे हिजरत करके इंडिया वापस जाना शुरू हो गए। जब मुसलमानों ने अपने साजो सामान उठाकर इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचे तो आगे इंडियन आर्मी ने पूछा, हाँ जी किधर, क्यों? उन्होंने कहा जी हमने यहाँ नहीं रहना, हम तो जिस पाकिस्तान के लिए आए थे ये वो पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने आगे नरमी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी हम आपकी हेल्प के लिए जाते हैं, बताएं, हम आपका सामान लेकर आते हैं, हमें बताएं। वो वेलकम करने के बहाने इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गई, यानी ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो गई। जब ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हुई तो साफ जाहिर है ज़मीनी राब्ता भी नहीं है, फौरी तौर पर असलहा चीज़ें वो सब कुछ इस पाकिस्तान में था, उधर पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ के अंदर की आवाम ऑलरेडी खिलाफ थी, जिसकी वजह से अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे जंग में नाकामी, फेलियर इन बैटल। अब क्या हुआ कि जब हम वो अंदर की सपोर्ट भी नहीं है, उधर से इंडिया का
اسلحہ پہنچ رہا ہے، انڈیا کی وجہ سے رشیا کا اسلحہ وہاں پر پہنچ رہا تھا، اور ادھر ہم بھی فوری طور پر انڈیا کی کارروائی کا جواب نہ دے سکے تو ہم جنگ میں ناکام ہو گئے، جنگ میں ناکام ہوئے۔ اور اگلے سینٹنس پر لکھیں گے بنگلہ دیش کا قیام، جب جنگ میں ہار گئے ہم، انڈیا کامیاب ہو گیا، اور اس کامیابی کا اختتام 16 دسمبر 1971 کو اس بات پر ہوا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ پوری سٹوری اور انسیڈنٹس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب یہ تو وہ واقعہ تھا جو 1971 میں پیش آیا، اور یہ وہ وجوہات تھیں جو اس وقت کی تھی، مگر یہ سلسلے پرانے ہیں، پرانے سلسلے چل رہے تھے، یہ کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ تو یہ جو واقعات تھے یہ تو بیٹے اب یوں سمجھیے کہ اس وقت کی بات تھی، مگر یہ پرانی باتیں چل رہی تھیں، اور وہ کیا تھا؟ اب یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے علیحدگی کی دیگر وجوہات، ادر کازز آف سیپریشن، جو آپ کی بک میں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے نااہل ملک کی قیادت، انکمپیٹنٹ لیڈرشپ، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور مسٹر حسین شہید سہروردی، اور یہ جو بڑے بڑے مسلم لیڈر تھے مسلم لیگ کے، ان لیڈرز کے چلے جانے کے بعد کوئی ایک لیڈر بھی پاکستان کو ایسا نہیں ملا تھا جو دونوں صوبوں کو یونائٹ رکھ سکے اور دونوں صوبوں کے حقوق کو پورا کر سکے۔ جب ایسی لیڈرشپ نہیں تھی تو ان کے دلوں کے اندر عجیب و غریب احساسات پیدا ہوتے رہے، ان کے دلوں میں اور احساسات پیدا ہوتے رہے، اور دونوں کے درمیان میں وہ یونٹی برقرار نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہندوؤں کے اثرات، امپیکٹس آف ہندوز۔ اس میں کیا ہے کہ وہاں پر یاد رکھ لیں 80% مسلمان تھے ایسٹ پاکستان میں، مگر 20% بڑے بڑے عہدوں پر، تعلیمی اداروں میں، بزنس کے شعبوں میں، جابز میں، گورنمنٹ جابز میں ہندو تھے، اور وہ جو ہندو کمیونٹی تھی وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو، نوجوان نسل کے ذہنوں کو پراگندہ کرتی رہتی تھی، انہیں موٹیویٹ کرتی رہتی تھی، اور انہیں یہ بات کہتی رہتی تھی کہ یہ جو پاکستان جس میں آپ گئے ہیں، اس پاکستان میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ پائزننگ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی اور وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے معاشی پسماندگی۔ دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے بھی ایسٹ پاکستان میں جو ایسٹ بنگال کہلاتا تھا، پاکستان بننے سے پہلے وہاں پر جتنی بھی بزنس کمیونٹی تھی اور اکانومک جو ایکٹیویٹیز تھیں اور وہاں کے جو ٹریڈرز تھے وہ ہندو تھے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی وہاں پر جو بزنس اور اکانومک ایکٹیویٹیز میں جو انوالو لوگ تھے وہ سارے ہندو تھے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی جتنے بھی یہاں پر اقتدار میں لوگ آئے انہوں نے وہاں کی مسلم کمیونٹی کو اکانومک سسٹم میں امپاور کرنے کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان غریبی تھے اور امیر وہاں کے ہندو کمیونٹی ہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی اگر ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے تو ہم نے ایسے پاکستان کو کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے علیحدہ ہوئے۔ اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ زبان، ان کی زبان تھی بنگالی اور ہماری زبان تھی اردو۔ اب یہاں پر دیکھیے جب پاکستان بنا تو قرارداد مقاصد میں قائد اعظم محمد علی جناح اور بعد میں لیاقت علی خان نے قومی زبان اردو کو قرار دیا، جبکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قومی زبان اردو نہیں ہونی چاہیے، بنگالی ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم نے 1956 اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں قومی زبان بنگالی اور اردو دونوں رکھ دیں، ان کا مطالبہ مان لیا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی اتنا لیٹ ہمارا مطالبہ کیوں مانا گیا؟ تو انہوں نے زبان کے مسئلے کو بنیاد بنا کر ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نفرت رکھی۔ اگلا پوائنٹ تھا بھارت کی بے جا مداخلت، اور یہ وہی مداخلت ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتائی تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ویلکم کرنے کے بہانے وہ انڈین آرمی پاکستان کے اندر داخل ہوئی۔ جب انڈین آرمی پاکستان میں داخل ہوئی انہوں نے حملہ کیا اور ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اور اگلی اور اصل وجہ وہ ہے یہ ہے کہ 1970 کے عام انتخابات، اصل وجہ ہی سیپریشن کی وہ 70 کے انتخابات ہیں، اور ان انتخابات میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو ہیڈز تھے، صاف ظاہر ہے
उनके अंदर जो इक़्तिदार का लालच था उसने तबाही और बर्बादी का मुजाहरा किया और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये वो बातें हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वो हैं अलहदगी के असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ सेपरेशन। आपकी बुक में असरात के नाम से हेडिंग लिखी हुई है। उसकी पहली लाइन पर, पहले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे मायूसी पैदा होना, प्रिवेलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब पहला असर इस सेपरेशन का अवाम पर, हुकूमत पर और आर्मी पर यह पड़ा कि पूरी की पूरी कौम मायूस हो गई कि जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए 10 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी थी, आज क्या हाथ आया कि ईस्ट पाकिस्तान ही हम अपना अलहदा कर चुके हैं, पाकिस्तान का एक दायां बाजू ही हम काट चुके हैं। तो ये उनके अंदर मायूसी पैदा होगी। सेकंड सेंटेंस पर लिखेंगे मुआशी कमज़ोरी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। जब ये वाक़या पेश हुआ पूरे का पूरा, इसका असर पाकिस्तान पर यह पड़ा कि पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का इकॉनमी का एक मेजर हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान से आता था जो आना बंद हो गया। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो ये हुआ कि कौमी इत्तेहाद ख़त्म हो गया, एंड ऑफ नेशनल यूनिटी। पूरी कौम ने जो यूनिटी थी, जो मोहब्बत थी, वो ख़त्म हो गई और लोगों के अंदर अजीब फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। इस सिचुएशन में ज़रूरत थी कि अब कौम को कोई लीडर दिया जाए ताकि वो मुल्क के हालात को आगे चला सके। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये पहले पैराग्राफ के ऊपर 3 सब हेडिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ है, वहाँ पर आप एक मेन हेडिंग बनाएंगे, पहले मगरबी पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। साफ जाहिर है ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो चुका है, अब यही वाला पाकिस्तान हमारे पास बचा। तो जब बचा तो सबसे पहला काम, पहले सेंटेंस पर लिखेंगे इक़्तिदार की मुंतकली, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, जनरल याहिया खान, अब देखिए ये सारे का सारा जो कुछ हुआ जनरल याहिया खान की मौजूदगी में हुआ, इक़्तिदार नहीं छोड़ा, दोनों को यूनाइट नहीं कर सका। जब ये मामलात हुए तो सब खैर हो गया, सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो उसके बाद जनरल याहिया खान ने फिर इक़्तिदार को मुंतकिल किया, और किसको किया, जुल्फ़कार अली भुट्टो को, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा सीटें उसने विन की हुई थी। तो वो फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। और कब बना, 20 दिसंबर 1971 को। अंडरलाइन कर लें, अगरचे 20 दिसंबर नहीं लिखा हुआ बुक में तो आप लिख लें, 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़कार अली भुट्टो मुल्क के सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे अबूरी आइन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। साफ जाहिर है मुल्क का आइन तो ख़त्म हो चुका, जब मार्शल लॉ लगा, जनरल याहिया खान ने लगाया तो 62 का आइन भी ख़त्म हो गया, 56 का पहले ख़त्म हो गया। मुल्क के अंदर कोई आइन था नहीं, तो मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना भी ज़रूरी होता है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आते ही एक अबूरी आइन बनाया, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जो थोड़ी देर के लिए बनाए गए कि हम थोड़ी वक्त में जब अपना प्रॉपर आइन बना लेंगे तब तक हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे। तो वो जो थोड़े वक्त के लिए आइन बना उसको कहते हैं अबूरी आइन, और वो कब बनाया गया, 1972 में। अंडरलाइन कर लें। और साथ ही एक कमेटी बना दी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, जो जहां पर आप हेडिंग लिखेंगे कमेटी का क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी बना दी गई जिसमें 25 अफराद थे, और उन 25 अफराद के ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि आपने पूरे मुल्क के लिए आइन बनाना है। वो कमेटी पूरा मुसव्वदा तैयार करके लाई, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, मुसव्वदा की तैयारी। एक मुसव्वदा यानी हाथों से लिख कर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। तो वो मुसव्वदा तैयार हो गया 31 दिसंबर 1972 तक, और उस 31 दिसंबर 1972 को बनने वाले मुसव्वदे को नेशनल असम्बली में पेश किया गया। नेशनल असम्बली के सारे लोगों ने उस मुसव्वदे को पढ़ा, स्टडी किया। करने के बाद अगले सेंटेंस पर लिखेंगे आइन की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो आइन के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस 31 दिसंबर 1972 को बनाए गए थे, उनको 10 अप्रैल 1973 को प्रूव कर लिया गया कि हाँ अब हमारा मुल्क इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक या इस आइन के मुताबिक चलेगा। जब ओके हो गया तो लास्ट सेंटेंस पर लिखेंगे
आइन का नाफिज होना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो जो नई कमेटी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे जिनको अप्रूव कर लिया गया था, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुल्क के अंदर 14 अगस्त 1973 को मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया और ऐलान कर दिया गया कि आज के बाद हमारा मुल्क इन रूल्स एंड रेगुलेशंस और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन होगा। और आज के दिन तक इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, नो डाउट ये एक लेंथी क्वेश्चन था, हमने बहुत तेज़ी के साथ मगर तफसील के साथ, ज़रूरी तफसील के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।